अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मेहदी और शेख की सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करते हुए इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो चुका है और इस सुहाने मौसम के अपडेट्स जो हैं इसके बारे में जानने के लिए हमारा जो फर्स्ट हाफ के अंदर पहला सेगमेंट होता है टुडेज वेदर, उसकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर उनके नाम पर होनी चाहिए या रेंटेड डॉक्यूमेंट उनके पास होनी चाहिए। इस तरह से किसी और के नाम पे जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, बेनामी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, या जो स्टाम्प पेपर पर कई कई साल सौदे चलते हैं, या फाइलों पर कई कई हाथ फाइलें बिकती जाती हैं, तो इसमें बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटी वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जितनी छोटी हूँ वो शायद कोई थोड़ा बहुत कानून का जो है वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन जितने बड़े नाम हैं वो बिल्कुल भी कानून की नहीं मानते। बिल्कुल, और इस कानून को मनवाने के लिए कोई ना कोई कानून ही सख्त करना पड़ेगा ना। कानून तो देखिए, ये मतलब एफडी वाले क्या क्या करते हैं, कोई कॉलोनी बनी है, उन्होंने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए, इश्तिहार लगा दिए। जब वो आधी से ज़्यादा बेच ली, फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये तो गैर कानूनी है, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो उनके साथ फिर नेगोशिएशन में चले जाते हैं। फिर वो जब 100% बेच लेता है, फिर जाके वो उसके बाद जो है वो एक नोटिस बोर्ड अवेज़ा करते हैं, जी ये गैर कानूनी, ये नहीं बेच सकता। तब तक वो पूरा शहर जो है वो बिक चुका होता है, लोग उसमें जो है वो बेवकूफ़ बन चुके होते हैं। तो ये तो एफडीए का काम है। इसी तरह से दीगर अदारे जो है वो एनओसी बाज़-औक़ात जारी कर देते हैं। अभी यहाँ पर एक स्कैंडल सामने आया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी ये जो किनार रोड से कटवाला सारे जितने भी रैंप्स जारी किए गए थे वो सारे के सारे इलीगल हैं। वो मेन रोड्स पर आपने रोड्स दे दिए और वो कोई बगैर एनओसी के सारे कॉलोनी मालिकान ने पैसा कमा लिया। अब जब लोगों ने वहाँ पे रिहायशें रख ली हैं तो अब वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब ये भी तो देखने को मिल रहा है ना, ये जो 8 शेख को रोड जाता है अंदर कश्मीर पुल से, इतनी रहायशी कॉलोनियाँ इसके इर्द गिर्द बन गई है। अक्सर औकात क्या रोज़ाना ही मेरा ख्याल है वहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है। तो ये जब डेवलपर्स होते हैं ये बनाने से पहले अगर सोच लें तो मेरा ख्याल है इन मुश्किलात का सामना आम शहरियों को ना करना पड़े, तब तो जगह खुली होती है। लेकिन जिस जिसकी जगह पड़ी है, एक आधी कॉलोनी चलती है, उसके साथ सारी काटना शुरू कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली नुकसान जो है वो रहायशियों को उठाना पड़ता है और एफडीए भी इसके ऊपर कुछ नहीं करता। हनान, ये तो 15 से 20 एनओसी देने वालों को पूछना चाहिए ना कि जो एफडीए एनओसी देता है, कॉर्पोरेशन बाज़-औक़ात देती है, वासा देता है, पार्किंग कंपनीज़, इसके अलावा जो रेस्क्यू वाले देते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मसला बनता है तो रेस्क्यू सर्विसेज दी जा सकेंगी। तो ये 15 से 20 महकमे एनओसी देते हैं, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इसकी मंजूरी देता है। एक्चुअली तो वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है ना कहीं पैसा चलता है और बगैर उस जगह को देख के एनओसी दे दिया जाता है। बल्कि कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो कुछ पैसे लेकर सारे एनओसी दिलवा देती हैं ना, मतलब बैठे बैठे, ना महकमों को पता है, कुछ भी नहीं होता, वो सारी अप्रूवल होकर चली जाती है तो वो एनओसी मिल जाते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि देखें, बाज़ रोड्स ऐसे हैं फैसलाबाद में जो कमर्शियल नहीं हो सकते लेकिन वो कमर्शियल किए होते हैं, बाज़ कमर्शियल नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द दुकानें प्लाजे बने हुए हैं। तो ये तो महकमों की उसमें जो है वो बदनीति होती है कि महकमे उससे पैसा तो कमा रहे होते हैं लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं जा रहा होता। इसी तरह से जैसे आपने निशानदेही की, ये एनओसी तो सभी ने दी है, पार्किंग कंपनीज़ ने भी दी है, दूसरे महकमों ने भी दी है एनओसी, वहाँ पे जाए बगैर, मुआयना किए बगैर दे दी है, पैसा कमा लिया। अब लोग जाने, वो डेवलपर जाने। क्यों जी, क्या कहेंगे वरला आप? ये एनओसी का मामला और एफडीए का मामला जो है, इस पे बहुत सारे डेवलपर्स मिली भगत के साथ काम करते हैं, क्या कहेंगे? हाँ भाई, अब्दुर्रहमान वाली बात के पहले कुछ नहीं कहते, जब टाउन डेवलप हो रहा होता है, जब वो लोगों से पैसा बटोर लेते हैं तब उनको जाके कह देते हैं आपका ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। तो ऐसे तो नहीं मामला चलते, पहले कहना चाहिए महकमों को। बिल्कुल ठीक कहा। अब्दुर्रहमान साहब, क्या कहेंगे आप? आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्सेस लगाती हुई, मजीद नए टैक्सेस लगाती हुई नजर आ रही? क्योंकि बजट के अंदर मेरा नए माली साल में लगा दिए टैक्सेस, लगा दिए। कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? नाम एक तो ये मतलब स्टाम्प पेपर्स वगैरह की फ़ीस बढ़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की। फिर जो 236 के टैक्स थे वो नॉन फाइलर के लिए तकरीबन 10.5% तक चले गए, पहले 7% थे। तो ये समझ लें कि अगर पहले 1 लाख की प्रॉपर्टी पे फ़र्ज़ करें 10 से 15 हज़ार टैक्स पड़ता था और वो डबल हो गया ऑलमोस्ट। फिर वो 30 हज़ार पड़ेगा, 10 लाख होगा तो वो सीधा सीधा जो है वो 70-80 हज़ार या लाख के करीब चला जाएगा। फिर बंदा वो अवॉइड करेगा कि अब प्रॉपर्टी पे जो है वो मैं इस पर देखिए, ये जून की बात सुन लें कि इससे कबल जून में, जब भी जून का महीना होता था तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो कहते हैं ना तिल डरने की जगह नहीं होती ना, तो वहाँ इतना रश होता था। तो ये बहुत जून गुजरा कि वहाँ पर कोई बंदा जो है वो नज़र नहीं आया, उल्लू बोलते हुए नज़र आए कि लोग रजिस्ट्री से इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं।
पहली तो बात है कि प्रॉपर्टी का काम भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, बल्कि वो ठप ही हो गया हुआ है। लेकिन अगर कोई फिर भी थोड़ा बहुत खरीदो फरोख्त कर रहा है तो वो सारी की सारी स्टाम्प पेपरों पे हो रही है। वो जाता है जाके अपना स्टाम्प लेता है, उस पर सौदा करता है और उसके बाद जो है वो स्टाम्प अपने पास रख लेता है जब तक अगला गाहक नहीं आता। अगला गाहक आएगा, वो नया स्टाम्प इशू होगा, वो अगले गाहक को दे दी जाएगी। इस तरह से बिक रही है। लोग जो है वो रजिस्ट्री से जो है वो घबरा रहे हैं। उसकी वजह ये टैक्सेशन भी है और इसके अलावा FBR का जो है वो FBR की नाअहली भी है ना। देखें, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर 4 लाख जो है वो एक्चुअल रेट है। जैसे पहले पटवारी रेट होता था, पहले ये होता था कि पटवारी रेट अलहदा, FBR रेट अलहदा। जब वो इकट्ठा किया, अब ये होता है कि वो एक्चुअल रेट 4 लाख है, FBR ने उसका रेट 6 लाख लिखा हुआ है। वो जो बंदा बेचारा लेता है उसको टैक्स इतना पड़ता है कि वो 7-8 लाख पे चली जाती है चीज़ ना। इसकी वजह से वहाँ पे सौदे होने बंद हो गए हैं। तो वो ये करते हैं कि वो कहते हैं जी जब तक यही रेट चल रहा है ना तब तक आप स्टाम्प पे कर लें, जब ये रेट नीचे आएगा तो फिर जो है वो ये सौदा वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये मामला चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये आपने देखा होगा कि स्टाम्प के ऊपर काम करने की वजह से 2 नंबरियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं। जाली स्टाम्प पेपर दे दिए जाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियां का लेन देन जो है वो घपले के साथ किया जाता है। फिर थाने कचहरी और पर्चो पर्ची सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए जी, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। यही तो बात है, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गई है पिछले 1-2 साल में। एतमाद की बुनियाद पर जो है वो स्टाम्प लिखा जाता है। उसके बाद जब बंदा देखता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है 1 साल में, तो फिर वो स्टाम्प जो है वो देखिए 1200 वाला स्टाम्प है, उसकी वो हैसियत तो नहीं है जो रजिस्ट्री की होती है, जो फर्क की होती है। वो बंदा ये करता है कि वो बेच चुका है उसको, वो किसी और के नाम पे करवा देता है। अब वो जो बेचारा स्टाम्प वाला वो फिर अदालतों के धक्के खाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो दीवानी केसेस हैं उसमें बंदा दीवाना हो जाता है, फिर जाके जान छोड़ती है। तो ये तो 2.5 साल 10 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे, 15 साल चलेंगे। हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होगा, जब फ़ैसला होगा तब की देखी जाएगी। तब तक जो है वो दोनों साइड से बंदा इंजॉय कर चुका होता है। बिल्कुल ठीक कहा। उबैदुल्लाह, आप क्या कहेंगे? आने वाले दिनों के अंदर कोई बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है आपको? भाई इस वक्त तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआ करते हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। लेकिन नज़र नहीं आ रहा, जैसे टैक्सेस की बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे नज़र कुछ नहीं आ रहा। और टैक्सेस अब इतने बढ़ा दिए हैं कि 1% कमीशन डीलर को देते वक्त कुछ होता था लोगों को, लेकिन अब 15%, 16%, 20% गवर्नमेंट को कैसे देंगे? इससे बेहतर है कि ये ना लगाएं काम, ऐसा टैक्सेस तो काम चले। अगर ये टैक्सेस लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, लोगों के साथ ज़्यादा फ्रॉड होगा, क्योंकि वो स्टाम्प पे काम करेंगे, उससे फ्रॉड होगा। जब फ्रॉड होगा फिर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी किसी की। आपकी नज़र में कौन सी गवर्नमेंट बेहतर रही, प्रॉपर्टी डीलर्स और मालकान के हवाले से? मुशर्रफ दौर। मुशर्रफ दौर? हाँ जी। नहीं जी, मुशर्रफ दौर को बड़ा याद किया जाता है। बलदियाती नुमाइंदगान भी याद करते हैं, कारोबारी लोग भी याद करते हैं, इंडस्ट्री वाले भी याद करते हैं, डेवलपमेंट वाले भी याद करते हैं। प्रॉपर्टी में तो सबसे पहले बूम आया ही तभी था। ये मीडिया वाले भी उनकी तारीफ़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, कि यहाँ पर पहले अखबार होते थे, PTV होता था। उन्होंने मीडिया को लाइसेंस दे दिए कि वो अपने चैनल चलाएं, तो वो वाक़ई नहीं लोगों के लिए जो आसानियाँ पैदा करके गए। एग्जैक्टली वो मतलब जो भी शुबा है वो लोग तारीफ़ ही करते हैं। बदकिस्मती से वो अदलिया तहरीक की वजह से डैमेज हुआ सारा आखिरी साल में, लेकिन उससे पहले जो स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल एंड जो वो इकनॉमिकल स्टेबिलिटी थी, वो उस दौर में बड़ी रही है। डॉलर्स भी बाहर से आए हैं जंग के नाम पर, और उसके अलावा जो यहाँ पर पॉलिटिकली सारा स्ट्रक्चर था वो उनके मातहत था, और यहाँ पर मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आती रही है। चौधरी परवेज़ लाई पंजाब में जो है वो बड़े मजबूत नज़र आते रहे हैं, मरकज़ में वो खुद बैठे हुए थे। तो ये मिला जुला सा जो सिस्टम था वो कई सिस्टम से अच्छा रहा है। उसके बाद हमने देखा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, उसके बाद जो दहशतगर्दी, बिजली के इशूज़, महंगाई बहुत ज़्यादा रही है। तो मुशर्रफ दौर में महंगाई भी खासी जो है वो कम रही है। लोग इस वजह से भी उसको जो है वो अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। ताहम जो डिक्टेटरशिप है वो तो बहरहाल जो है वो उसको कंडेम भी किया जाता है बहरहाल, लेकिन जो मतलब डेमोक्रेसी चल रही है मौजूदा, जो लोगों को महंगाई ने जो है चक्की में पिसा हुआ, तो फिर इस वजह से लोग, हर शोबे के लोग, कारोबारी लोग, इंडस्ट्री वाले, बल्दियाती, सारे के सारे उन्हें याद करते हैं, क्योंकि तब के जो बल्दियात थे हनान, वो ये MPMNA से ज़्यादा मजबूत थे। ज़िला नाज़म को जो है वो रिपोर्ट करता था, DPO या CPO, वो सारे रिपोर्ट करते थे, DC की वो ACR लिखते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उबैदुल्लाह आपका बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें नए गेस्ट हैं मलक अली अवान, उन्होंने ज्वाइन किया है, डिविजनल नायब सदर है मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर अब जब इलेक्शंस होंगे मुस्लिम लीग नून वो अपनी पोजीशन फैसलाबाद शहर में हासिल कर पाएगी, जिसकी वजह से इसे कहा जाता था कि नून लीग फैसलाबाद का गढ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं जी आपके सिटी 41 का, स्पेशली अनान साहब आपका और अब्दुर्रहमान साहब का, क्योंकि आप वाकई हमारी सियासत में जो कि समाज की खिदमत है उसमें आप हमारे मजबूत हाथ और आंखें हैं। आपके बगैर बिल्कुल जिस तरह आप सच की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आपको इस बात पे सैल्यूट पेश करना चाहिए और खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने नौजवान क़यादत के हवाले से राना अहमद शहरियार साहब जो कि हमारे मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं, राना सनाउल्लाह साहब के दामाद हैं, तो वो उनकी क़यादत में जिस तरह हम सियासत में अभी आपने ये देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी जो तंजीम साजियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और उसके बाद बाकायदा हमने इलेक्शन की जो तैयारी राना सनाउल्लाह साहब की हदायत पर, और यहाँ पे अगर मैं एक बात ना कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी। मैं सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके चैनल के हवाले से मतलब राना सनाउल्लाह साहब को जो कि हज बैतुल्लाह की सआदत जो है वो उन्होंने हासिल की, अल्लाह ताला वो कबूल व मंजूर फरमाए। और जिस तरह पूरी फैमिली वो अल्लाह ताला के घर गए हैं, तो आने वाले मुस्तकबिल में हम दुआ गो हैं, वो भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और ज़्यादा तरक्कियों से हमकनार करें। बिल्कुल। और शहर फैसलाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको शायद इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल गई हो सहाफ़ी होने के नाते से कि 14 अगस्त को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस मुल्क को जिस तरह पहले तरक्कियों पर गामजन था, वो ये साबका वज़ीर आज़म जैसे उन्होंने कहा है कि जी अपना हकीकी आज़ादी का एक नैरेटिव दिया था झूठा सा, तो अब है असल में हकीकी आज़ादी जो इंशाअल्लाह 14 अगस्त को मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी ज़ेरे क़यादत आएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे और आपको नज़र आएगा कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो गुजर साहब आप क्या कहेंगे, 14 अगस्त को आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? हनान, सुनने में दो चीज़ें आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तब आएंगे जब जो बंदयाल साहब जा चुके होंगे, या कम से कम उन्हें उम्मीद होगी कि अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़े। देखिए, वो पाकिस्तान में हीरो की तरह आना चाहते हैं, मुलजिम की तरह नहीं आना चाहते ना। आते साथ ही उन्हें अगर जेल में जाना पड़ जाए तो उनका जो सारा चार्म है या उनकी करिश्मेटिक है सारा, वो बड़ा डैमेज होगा। तो उससे पहले अगर 14 अगस्त 7वीं डेट है तो उससे पहले जो उनकी दरख्वास्त है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी लगी हुई, और जो कानून साजी भी हुई है कि यहाँ पर जो इनकी नाअहली है वो एक टर्म के लिए होगी, तो फिर उसमें केस चलना शुरू हो जाएगा और उसमें वो प्रोटेक्टिव बेल जो है अप्लाई कर देंगे। फिर जब वो कहेंगे कि मुलजिम आ जाए तो वो आ जाएंगे, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। लेकिन जब तक ये मामला कंफर्म नहीं होते कि उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी और वो जेल नहीं जाना पड़ेगा, तब तक शायद मियाँ नवाज शरीफ ना आए। तो ये क्योंकि नून लीग के जो है वो मलिक अवान साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, नून लीग का शायद प्लान हो, क्योंकि 14 अगस्त देखें बहुत अहम दिन होता है पाकिस्तान की जो आज़ादी का दिन है, तो वो उस दिन आने से जो लोग तो वैसे ही बहुत बाहर निकलते हैं, तो एक तरह से एक बड़ा जो है वो सियासी धमाका करना मुमकिन हो सकता है। तो ये दिन भी बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद जो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, 2 महीने का टाइम मिल जाएगा उन्हें तैयारी करने में। जीटी रोड पर पहले भी कहा जाता है कि नून लीग का सारा सीटें जीटी रोड पर है, तो अगर 2 महीने मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पर टका कर जलसे करते हैं हर शहर में, फैसलाबाद में, लाहौर में, तमाम शहरों में, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, तो यकीनी तौर पर अभी जो सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून का दूर दूर तक कोई भी मद्दे मुकाबल दिखाई नहीं देता, बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर भाग रहे हैं, या फिर वो जो कुछ जेलों में सड़ रहे हैं, या कोई वैसे ही लापता हो चुके हैं, जीबी में छुपे बैठे हैं, तो अभी उसका सीएम भी हटा, देखें उधर से क्या क्या बरामद होता है। तो ये सूरत हाल है कि अभी मद्दे मुकाबले कोई नहीं है। अभी मियाँ साहब जब जो आएंगे तो यकीनन जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। फिर देखिए जब वो आ जाएंगे तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्शन 1 से 2 महीने में हो जाएंगे, ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। तो ये बड़ी अहम डेट है अगर वो 14 अगस्त को आते हैं तो।
तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल कोई इनके हक में जाती हुई नून लीग के दिखाई दे रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरक है और पंजाब के अंदर अच्छी खासी सीटें निकालने के लिए वो कह लें कि पुरुमीद हैं इस हवाले से। हाँ देखिए, पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए आईपीपी बनाई गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन वो बंदे ले रहा है जो नून लीग को तंग कर सकते हैं या जो नून लीग को डैमेज कर सकते हैं। वो सारे बंदे जब आईपीपी में चले जाएंगे उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पाएगा ताकि नून लीग को डैमेज ना होना पड़े पंजाब में ना। नून लीग हमेशा से ये समझती है कि पंजाब में अगर वो जीतते हैं तो फिर ही वो मरकज़ में हुकूमत बनाते हैं। पंजाब में अगर वो हार जाते हैं तो फिर तो मरकज़ तो छोड़ो, उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता। 2018 में उनको डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो पंजाब में हुकूमत नहीं बना सके थे। अगर पंजाब में हुकूमत बन जाती तो फिर वो इमरान खान को इस तरह ना चलने देते जैसे उन्होंने जो है वो अकेले राज किया है। तो अभी उनकी पूरी फोकस ही पंजाब पर है। पंजाब जीत जाएंगे, मरकज़ की सारी सीटें जीत जाएंगे। देखिए, मरकज़ की सीटें जो सादा अक्सरियत के करीब जो है वो सिर्फ पंजाब से निकल आती हैं 141, तो बाकी मिला के भी इतनी नहीं होती। तो ये मार्का बहरहाल वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। चंद सीटों के अलावा जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी है या एक दो और सीटें लगा लें या उनके जो पक्के बंदे हैं उधर सराइकी बेल्ट में, इसके अलावा किसी पर भी वो फ्री हैंड नहीं देंगे ना ही पीडीएम जो है वो अलहदा से अपने टिकट अनाउंस करेगी। देखिए, ये जितनी भी पीडीएम में पार्टीज़ है हर एक की अपनी अपनी पॉकेट से अलहदा है। जैसे पंजाब कहा जाता है नून लीग का, सिंध अंदरून जो है वो पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम के पास कराची है, इसी तरह से यहाँ पर जो एएनपी है उनके पास केपीके है, मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान और केपीके में इकट्ठे हैं। तो इस तरह से हर एक की अपनी अपनी पॉकेट्स है, तो हर एक दूसरे को डैमेज किए बगैर अपने अपने इलाके में राज कर सकता है। लेकिन अगर एक दूसरे को डैमेज करेंगे कि पीपल्स पार्टी नून लीग को डैमेज करने की कोशिश करेगी तो फिर अल्टीमेटली जो है वो उन्हें सिंध में या कराची में या दूसरे इलाकों में जो है वो यही सूरत हाल का सामना होना पड़ेगा। तो ये मुझे यही लग रहा है कि जैसे मरकज़ शायद इकट्ठा बने, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो फिर वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, अदरवाइज़ वो वैसे वापस नहीं आएंगे। तो सिंध पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब नून लीग के पास, केपीके और बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान एएनपी और बाप के साथ मिलकर हुकूमत करेंगे जो प्लान किया जा रहा है। अगर इसमें कोई रुकावट नहीं होती या कुछ और तरह के नतीजे बरामद नहीं होते या मतलब समझ लें कि जो पार्टी पॉलिटिक्स चलती है या इस्टेब्लिशमेंट का कुछ और पांसा जो है वो अचानक से पलट जाता है, तो फिलहाल तो जो हालात है वो नून लीग के हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये सूरत हाल आपको आने वाले दिनों के अंदर दिखाई दे रही है? पीपल्स पार्टी से मुकाबला है? सर देखें, आप जैसे अब्दुल रहमान साहब ने बड़ी तफसीलन जो है वो बताया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे फैसलाबाद के बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर हैं और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। तो मैं जहाँ तक आपको पता है कि 9 मई का जो स्याह दिन है जो इन्होंने उधर पार्ट प्ले किया है तहरीक इंसाफ में, तो मैं समझता हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो उनको एक नया बयानिया दे के और लोगों को मुनहरफ किया कि आप पाक फौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी करें, तोड़ फोड़ करें और हमारे जितने अमारात हैं उनको नुकसान पहुँचाएं, ये मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क में जिस तरह हम दूसरे मुल्कों को देख रहे हैं उधर हमारी जिस तरह पाक फौज की या हमारे मुल्क की इस बात से इंसल्ट हुई है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसमें मतलब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो विज़न आज भी उनका वही है जो मुल्क और कौम की तरक्की का, और वो राज बेहतरीन जो है वो उनके क़याम के बाद ही इस मुल्क में खुलेगा। और जिस तरह बेहतरीन उन्होंने काम किया पिछले 5 सालों में भी और उसके बाद भी जब भी आइंदा भी गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। जहाँ तक आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, इत्तेहादी तो वो हैं, लेकिन ये सबको पता है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो अब्दुल रहमान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में वो एक टाइम चाहिए, एक काम चाहिए जो उनको करना पड़ेगा। इस तरह मतलब आप कहें कि एकदम से ये गवर्नमेंट में बना लेंगे तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ तक अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम जनाब वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में फैसलाबाद को आप देख लें कि सनती शहर है और किस तरह चेंज आया। पिछले 3-3.5 साल में इन बंदों ने एक सियासत के नाम पे अजीब किस्म का जो है इस फैसलाबाद को या पूरे पंजाब को या पूरे पाकिस्तान को अजीब सूरत हाल से दो चार किया हुआ था।
मैं समझता हूं कि ये अब आज़ादी मिल चुकी है और चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ को अब उसका जो है आवाम को भी पता चल गया। अब जो है होश के नाखून लेने से इनको यही हो सकता है कि ये मुल्क और कौम की आगे जो है सियासत को वो ख़राब ना करें और जो सही हकदार हैं जिनके पास क़यादत होनी चाहिए उनको दें। अब्दुर्रहमान, आपको क्या लगता है आईपीपी जो है वो किस तरफ लेके जा रही है सियासत को? कहा जाता है कि इतने बड़े बुर्ज उसके अंदर होने के बावजूद भी एक भी बड़ा सियासी इज्तिमा नहीं उन्होंने किया जिसमें जलसा जुलूस निकालें, पता लगे कि क़यादत के पीछे लोग कितने के। हनान, अभी ज़रूरत नहीं समझी जा रही और अभी जो है वो काफ़ी लोग आने वाले हैं। देखें, पीटीआई में जो कुरैशी है वो आली नाल बनने वाले हैं। जब चेयरमैन नाहल हो जाएगा, साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में डालना चाहेगा, चंद ही दिनों में ये होने जा रहा है, तो उसके बाद शाह मोहम्मद कुरैशी आली नाल हो जाएंगे। फिर कई और लोग जो है वो आएंगे, जैसे आपने सुना होगा कुछ MNA साबिक़, कुछ MPAs जो है वो मज़ीद छोड़कर पीपल्स पार्टी या IPPs ज्वाइन करने वाले हैं या नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो सारा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा, नए ओहदों की बंदरबांट भी होगी, IPPs को ओहदे भी दिए जाएंगे। फिर उसमें देखा जाएगा लिए कुछ बाकी बचा है या नहीं। जब सारा कुछ हो जाएगा क्लियर, उसके बाद जो है वो अपने वो जलसे भी करेंगे, देखेंगे कि किस पार्टीज़ को, किस बंदे को कहाँ से अब्लाइज करना है या सीट एडजस्टमेंट करनी है। तो अभी सिर्फ मकसद ये है कि पीटीआई से आने वाले बंदों को एक जगह दी जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान, आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई से निकलने वाले बहुत सारे MP MNAs हैं उनका क्या होगा? शरीफ फैसलाबाद की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो शेख खुर्रम शहजाद हैं और इसके अलावा फैज़ुल्लाह कमुका हैं, कुछ और भी जाने की तैयारी में। अली अख्तर उनके हवाले से एहतशाम जावेद, ये वो किधर जाएंगे? ये अभी तक तो अनाउंस नहीं किया है इन्होंने किस पार्टी में जाए। देखिए हनान, जो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नून लीग में चले जाएं। अजमल चीमा की दाल नहीं गली, नून लीग का टिकट लेके हार गए, वो तो IPP में चले गए। शेख खुर्रम शहजाद, इसकी बड़ी कोशिश है। फैज़ कमुका के बारे में अफवाहें हैं कि वो शायद पीपल्स पार्टी में चला जाए, उधर से ही आया है, या शायद IPP में, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो चाह रहे हैं कि वो नून लीग में जाएँ। देखिए, सियासी बंदा जीत चाह रहा होता है। अभी की जो जीत है ना, जो सूरत हाल चल रही है, इसमें जीत नून लीग की है। चाहे वो जितनी भी महंगाई है, चाहे जितनी भी सियासी अफरा तफरी जो भी है, क्योंकि अपोजिशन और नहीं है, और बंदे इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं है उनके मुखालिफ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सियासत से विड्रा होते जा रहे हैं। तो अगला इलेक्शन तो नून लीग का दिखाई दे रहा है बज़ाहिर। तो बंदों की कोशिश पहली यही है कि वो नून लीग में जाएँ। दूसरे नंबर पर कुछ लोग IPP या पीपल्स पार्टी में जाना चाहेंगे। तो जब वो पीपल्स पार्टी का देखते हैं कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो वो फिर वो IPP में छलांग लगाएंगे, क्योंकि उनकी सीट एडजस्टमेंट होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई दाव जो है वो लग सकता है। तो ये 2 से 3 हफ्तों में सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे, ये शायद जुलाई में ही, क्योंकि एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी पे चीज़ें डिपेंडेंट है सारी, फिर इलेक्शन डेट पे है। देखिए, जब बंदियाल साहब चले जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें, क्योंकि देखें तब प्रेसिडेंट भी जा चुके होंगे। तब अगर असम्बली की मुद्दत बढ़ानी है तो ये लोग जो है वो उससे पहले, खैर ये अगस्त में ही उसकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन आ जाएगी, करारदाद आ जाएगी। राजा रियाज अहमद जो अपोजिशन लीडर है वो पहले ही दिया दे चुके हैं कि वो अगर कौमी असम्बली 1 साल में बढ़ाने के लिए कुछ होता है, जब आइन कुछ इजाज़त देता है कुछ मामलात में, तो उसमें वो अपोजिशन तैयार होगी, फिर कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। आ जाके अदलिया रुकावट बन सकती है, तो वो बंदियाल साहब के बाद शायद वो भी ना बने। फिर ये सेटअप होगा कि 1 साल यही असम्बली चलती रहेगी। अगर निगरान सेटअप 1 साल के लिए होगा, फिर भी कुछ ना कुछ असम्बली करेगी। हाँ, अगर इलेक्शन जो है वो बर वक्त होते हैं, उसके लिए प्लान कर लिया गया है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे, तो वो मुझे इसलिए भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे कि अभी तक जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सका। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो पुराने जितने भी वज़ीर आज़म हैं ना, उनको जेलों में जाना पड़ता है। ये पूरी तारीख़ निकाल के देख लें, कभी भी जो है वो उनको बाहर नहीं रखा जाता। वो सिस्टम के लिए ख़तरा बनते हैं, या वो कम अज़ कम इलेक्शन में जो है वो अपना असर और सूब इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होती नज़र आ रही हैं कि फिर 1 से 2 महीनों में जो है वो गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, नाहल भी होंगे, पार्टी शायद बची रहे, क्योंकि
पार्टी को फिर नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि लोग कम से कम शाह महमूद कुरैशी को वोट नहीं देंगे ना। लेकिन फिर जब एक ही बंदा नाअहल है, जैसे मियां नवाज शरीफ 2018 में नाअहल थे, तो लोगों ने जो है वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया वज़ारत उज़्मा के लिए या वज़ीर आला बनने के लिए। तो वही हाल होगा कि वो कुरैशी को वोट नहीं देंगे और जो है वो पीटीआई हार जाएगी। तो अभी चीज़ें टाइम लेंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी ना। जो ही ये असम्बली अगस्त में ख़त्म होनी है, तो अगस्त तक की चीज़ें जो है वो तमाम की तमाम क्लियर हो जाएंगी कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। तो अली, आप क्या कहेंगे, आने वाले दिनों के अंदर यूथ का किरदार क्या होगा इलेक्शंस के अंदर? देखिए, ये तो हमारे कायद जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी हदायत पे जिस तरह उन्होंने कहा कि अपने हलकों में जो है वो तैयारी करें, और आने वाला इलेक्शन जो है, आपको पता है 1947 से लेके आज तक यूथ का एक किरदार रहा है। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म से लेके आज तक जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो उन तक उन्होंने पूरा जो है वो नौजवानों का साथ दिया हमेशा, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने 2013 में अब्दुर्रहमान साहब को पता है कि यूथ के कुछ मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट थे जो जिन पे काम हुआ, जिसमें आपको पता है 60% लोग जो हैं वो यूथ के हैं, उनको फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शनों में भी हम भरपूर साथ देंगे, और राना सनाउल्लाह साहब की और अहमद शहरियार साहब की क़यादत में भरपूर तरीके से। और यहाँ पर मैं एक बात करता जाऊँ कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही वतन वापस आएंगे, मेरी एक अपने तौर पे सियासी एक तो छोटी सी थिंकिंग है कि अगर पुराने लोगों को वो ऑब्लाइज करें कि जिस तरह मतलब जो उनके पुराने साथी थे उनको भी साथ लेके चलें, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के जहन में आज भी, जहाँ पे अगर मैं इधर नाम ना लूँ तो मेरे मामू हैं कमरुज़्ज़मान अवान साबिक एमपीए, जिनसे मैंने ये सियासत का जो है वो शुगल लिया है, और वो एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, और जिस तरह वो फैसलाबाद की सियासत में एक पुराना नाम है, और आज भी इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं, सियासतदान भी रहे हैं, और उसके बाद फैसलाबाद में टॉप के बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों को लेके आना चाहिए, ताकि हमारी जो सियासत में एक तरीक़ाकार है, लोगों को सही जो है अपने क़यादत का अंदाज़ा होना चाहिए, और उनसे जिस तरह वो लोगों की खिदमत कर रहे थे पहले, आज भी वो वैसे ही करें। तो मैं एक, जैसे अभी इन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों का अमल मकाफाते अमल है भाई, ये जिस तरह खान साहब ने खैर से एक अजीब किस्म का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ था कि पकड़ो दकड़ो ये वो सारा कुछ, और राना सनाउल्लाह साहब जो कि एक मियां नवाज शरीफ का वफादार सिपाही उसने बन के दिखाया। आज भी आप देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह के काम वो सरअंजाम दे रहे हैं, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक, मैं इधर हबीब जालिब का एक शेर है कि सुबह के तख्त नशीन शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल पल में मुकद्दर को बदलते देखा। तो ये एक जो है ना सिलसिला हमेशा बादशाही मेरे अल्लाह पाक की है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए इधर से जिनकी गवर्नमेंट में सूरज चढ़ता भी था उतरता भी था वो नहीं रहे, यहाँ कोई भी नहीं रहना। अल्लाह ताला का निज़ाम है, हमें चाहिए कि हम जब भी सियासत करें, खिदमत करें, आवाम की खिदमत समझ के, इबादत समझ के करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब्दुर्रहमान, ये शेर फिर इसका मतलब ठीक है कि दिए सबके बुझेंगे हवा किसी की सगी नहीं, तो सबके कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिया बुझ जाता है। सियासत में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनकी कुर्बानी अगर देखी जाए तो उनको भी कुर्बानी देनी पड़ी, वो भी मतलब अदालत की तरफ से जब फांसी दे दी गई थी। तो अब ये इमरान खान साहब समझते थे कि सोशल मीडिया की पावर की वजह से ये आगे जाने से मतलब इनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सूरत इसके बरक्स है। देखिए, ईरान सियासत में जो है वो आपको पहले दिन से ज़हन में रखना पड़ता है कि इस पर बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। कभी जो है वो इक़्तिदार मिलता है, इक़्तिदार का सिंहासन, और कभी तख्तादार पर झूलना पड़ता है। तो ये तो सारी चीज़ें साथ साथ जलावतनी भी इख्तियार करनी पड़ती है। तो ये वहाँ सियासतदान ही थे जो अभी तक ना जलावतन हुए और ना उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली फिर भी जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ जो भी हो अल्लाह ताला इस मुल्क के हक़ में बेहतर करे, और जो हो रहा है बेहतर हो रहा है और मज़ीद बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए
और आज हम खास तौर पे कारोबारी इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नया बजट तो आया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ बोलते हुए गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इस बजट की वजह से पाकिस्तान में बेहतरी क्या आती है, क्या कारोबारी लोग जो हैं वो फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनका कारोबार बढ़ेगा तो ज़्यादा मुलाजमत के मौके भी बढ़ेंगे, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नए यूनिट्स लगेंगे और उससे मुल्क की मईशत में मजबूती आएगी। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद और इसे मईशत की हब भी समझा जाता है, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है पाकिस्तान की मईशत में। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानब से, ताजर बरादरी की जानब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का सामना जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। बहुत सारे इंपोर्ट के हवाले से टैक्सेस, एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत सारे रिबेट्स के इशू हैं, दीगर इश्यूज़ हैं, बिजली के बढ़ते हुए बिल, गैस के बढ़ते हुए बिल और इसके साथ साथ जो लोड शेडिंग का सिस्टम जो है वो जारी सारी है। FPR के भी बहुत सारे मामला हैं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ताजर परेशान है। ख़ासतौर पर SME सेक्टर को जब हम देखते हैं तो वो उस तरह से तरक्की करता हुआ नज़र नहीं आता। अगर एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देखा जाए कि कितने लोग हैं जो कि छोटे कारोबार से बड़े कारोबार की तरफ आए, तो बहुत कम लोग आपको देखने को मिलते हैं। इवन ज़्यादातर लोग वो देखने को मिलते हैं जो कि छोटा कारोबार शुरू तो करते हैं लेकिन मुल्की हालात की वजह से वो कारोबार को पढ़ा नहीं सकते। सरकारी स्कूल जो हैं उनकी सूरत हाल ऐसी है कि बच्चे वहाँ पे तालीम उस तरह से हासिल नहीं मियारी कर पाते जैसे वालिदैन चाहते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। हमारे साथ इंजीनियर बिलाल जमील साहब मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन है नॉर्थ जोन अबूमा के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। को भी वेलकम करते हैं जनाब। तो बिलाल साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिजली के बढ़ते बिल मेरा ख्याल है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जब एंड प्रोडक्ट देखा जाता है क्वालिटी के अलावा क्वांटिटी और फिर उसकी कीमत जो है ये बहुत मैटर करती है इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत सारे मुल्कों से और भी सेम उसी क्वालिटी का माल जो है वो आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको बांग्लादेश, चाइना और भारत से वो सस्ता मिलता है तो फिर तो आपकी ऑडियंस, आपका ग्राहक जो है वो डिस्टर्ब होता है और डाइवर्ट हो जाता है, पाकिस्तान से हट जाता है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हनान, आपने आज इनवाइट किया। देखें जी, आपको जैसा कि इल्म है कि मैं यहाँ पे अबूमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि SME टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 ऑफिस, हेड ऑफिस इन मुल्तान, 550 से ज़ायद हमारे मेंबर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। और उसमें हमारा पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो तकरीबन $2 बिलियन का लास्ट ईयर रहा है। तो इसमें जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनली अगर आप चीज़ों को देखें ना तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस का है। आप के रीजन में इस वक्त जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है दैट इज़ 9 सेंट, ठीक है, मुख्तलिफ है। बांग्लादेश में 7 है, इंडिया में 9 है और चाइना में 8 है। ऑन एवरेज आप 9-18 सेंट। अब आप बताएं कि डबल प्राइस पे हम प्रोडक्शन करके किस तरह कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने दुनिया में जाके माल बेचना है ना जी। तो अगर यहाँ पे तो 1-1, 2-2 सेंट के ऊपर जो है वो कस्टमर जो है स्विच कर जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त हमारे लिए। ख़ास तौर पे जो LSM के मसाइल हैं ना जी, पॉलिसी इनटेक के लिए जो है ना, जब तक हम लोगों से मुशावरत नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी SME पॉलिसी SME सेक्टर से पूछे बगैर बनाई जा रही थी इस मुल्क में गुज़िश्ता 50-60 साल से। और ये जो है पिछली हुकूमत ने ये मेहरबानी की कि उन्होंने SME सेक्टर को, हम लोगों को ऑन बोर्ड लिया पॉलिसी मेकिंग में और हमने बड़ी वैल्यूएबल इनपुट दी। EFS का जो सिस्टम आया इसमें हमारी एसोसिएशन का बड़ा इसमें इनपुट है। इसके अलावा भी ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट गवर्नमेंट को हमने जो सजेशंस दी प्रैक्टिकल थी, वर्केबल थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि SME के इस वक्त सिचुएशन ये है कि 60% के करीब जो SME सेक्टर है वो या बंद है या बंद होने के करीब है, यानी कि वो अपनी प्रोडक्शन का 25-30% पे इस वक्त चल रहे हैं।
तो वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। एसएमई सेक्टर के पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। हमारे जो फंड्स हैं वो मतलब सेल टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट लोगों का स्टक हुआ है। अब आप फाइनेंशियली आपके पास पैसे ना हो, ऑर्डर हो, और अगर आप बैंक के पास जाएं बोरो करने के लिए तो वहाँ पे 22% प्लस का आपको रेट मिल रहा हो, तो किस तरह आप इंटरनेशनली मतलब मुकाबला कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का एसएमई सेक्टर जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, आप यकीन माने दुनिया का भी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है इन रेट्स पे, और इन अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह अभी ये रिसेंटली जो हुआ है कि जी आईएमएफ की डील हो गई है, उससे चलें ये डिफॉल्ट का एक खतरा तो वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन इसमें है ना दैट शुड बी सस्टेनेबल होती रहती है, लेकिन पॉलिसी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो हमारी टेक्सटाइल साहब, एसएमई सेक्टर की जब बात हो रही होती है तो एफसीसीआई का क्या किरदार है उसको स्टेबल करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया हनान। एफसीसीआई फैसला पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर है, और लकीली हमारे जो इस दफ़ा के प्रेसिडेंट हैं वो बड़े विजनरी आदमी हैं, और उन्होंने ये 7-8 महीनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन किया है गवर्नमेंट ट्रेड बॉडीज गवर्नमेंट का। जहाँ तक बात करें कि किया क्या है, चैम्बर जो है ना अपने प्लेटफॉर्म से बहुत कोशिश कर रहा है कि हमारे जो एसएमई सेक्टर, स्पेशली एसएमई सेक्टर को हम इसको ना बूस्ट करें, इसको आगे लेके चलें ताकि ये इनका कोई काम चले। क्योंकि एसएमई सेक्टर फ्लरिश नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा तो आपकी डेवलपमेंट, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में नहीं आएगी। हो क्या रहा है कि हम इस वक्त आप समझ लें कि एसएमई सेक्टर जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग में है। इस टाइम जो है ना बड़ी स्टेट वे कैटेगोरिकली कहा सकता है कि एसएमई सेक्टर अपने सर्वाइवल की जंग में इस वक्त। कोई तो रेमिटेंस नहीं आएगी, जब रेमिटेंस गवर्नमेंट के पास नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है फिर हमें 6 माह गुजरेंगे, हमें फिर आईएमएफ की तरफ फिर एक और नए प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा, वो उसकी अपनी बातें हैं। सो एक कम्युलेटिवली आप देखा जाए तो इस वक्त एसएमई के लिए माहौल साजगार नहीं है। एसएमई के लिए माहौल साजगार बनाना किसने है? फिर गवर्नमेंट ने बनाना है, तो गवर्नमेंट तक उनकी आवाज़ कौन पहुंचाएगा? एफसीसीआई पहुंचाएगी। तो आप उसके लिए कोई क्लिदी किरदार? सर मैंने गुजारिश की ना कि अभी एफसीसीआई अपने प्लेटफॉर्म से तो बहुत कोशिश कर रही है। हमने जहां तक भी हमारी पहुंच है, आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से लेकर, बल्कि सेनेट में ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है कि सेनेट के अंदर एफसीसीआई के प्रेसिडेंट को मौका दिया गया और उन्होंने 2 दफ़ा जाके वहाँ स्पीच की है, ऑन रिकॉर्ड है। और बड़ी उन्होंने जो है वो एक कैटेगोरिकली हर चीज़ बड़ी उन्होंने क्लियर कट बताया कि जनाब हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री कैसे बूस्ट कर सकती है, आपको इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और एसएमई स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें उस पॉलिसी का हिस्सा होने चाहिए, जो कि पहले नहीं होता रहा। तो इसके लिए आवाज़ तो पहुंचाई गई है, अब मैटर करती है। अभी कस्टमर मेरे 1-2 आ रहे थे, पोलैंड के कस्टमर। अभी टेक्सपो पाकिस्तान ने कराई है, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री कॉमर्स ने बहुत अच्छी काविश की है, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, काफ़ी उसमें है। बट यह है कि अब जब हम उसमें पूरा नहीं कर पा रहे, हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हमारी ऊपर चली गई है, हम उसको जब रेट देते हैं बाहर को तो कहते हैं जनाब आप वर्केबल नहीं हैं, आप इंडिया से, बांग्लादेश से हमें माल सस्ता मिलता है, तो हम आपके पास किस तरह है ना, आखिर कोई चीज़ हमें कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना कॉस्ट आपकी, तो उसमें हम नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा बिलाल साहब। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, बूम देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर एग्जीबिशंस रखी जाती हैं जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एक्सपोर्टर्स को इनवाइट करते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट हर बंदा डिस्प्ले करता है। मईशत की हब समझा जाता है पाकिस्तान की फैसलाबाद को, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। मैंने नहीं देखा आज तक कोई इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन हुई हो जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं लोगों को बुला के दिखाएं यहाँ पे कि जनाब देखें क्या क्वालिटी बन रही है और कितनी जरखेज़ है ये मिट्टी इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसा होता है तो बूस्ट भी मिलेगा। जी बिल्कुल हनान साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उस इंटरनेशनल इवेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारा शहर अभी तक पूरी नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आपके पास इस किस्म का कोई हॉल नहीं है, सबसे पहले तो ये है। फिर सेकेंडली अगर इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स जब आते हैं
या विजिटर्स आते हैं, तो उसके लिए आपके पास सरीना के अलावा या मतलब एक दो जो हैं वो होटल्स ही हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं। तो आपको पता है कि जब इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो कराची और लाहौर में भी जो होटल्स की अंदर जो है बुकिंग नहीं मिल रही होती। तो ये एक बड़ा इशू है फैसलाबाद में, जिसकी वजह से जो हमें मिनिस्ट्रीज कहती हैं और जो इंटरेक्शन चूँकि हम लोगों का भी रहता है, तो वो कहते हैं कि यार वी विश के फैसलाबाद में इस तरह का इवेंट हो, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं, और ये जब तक यहाँ पे जो है वो अपना टैक्सपो हमारा नहीं बनता, जो कि पिछले 4-5 साल से जो है अप्रूव भी है और मतलब ऑन द वे भी है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं कुछ उस पर प्रोग्रेस हो सकी है, तो उस वक्त तक ये प्रॉब्लम रहेगा। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस फैसलाबाद में होना ज़रूरी है, शोकेस के बगैर आप चीज़ नहीं बेच सकते। अब हमारे आप ये देख लें कि कराची के बाद सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन जो है फ्रैंकफर्ट में हेमटेक्स में फैसलाबाद से ही होती है। तो उसकी वजह यही है कि हम लोगों को खुद ही जाना पड़ता है इंटरनेशनली और जाके चीज़ों को शोकेस करना पड़ता है, और ये फैसिलिटी होनी चाहिए फैसलाबाद में, आई डू एग्री। और इसमें देखें, अगर आप रूट कॉज को अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें ना कि जी मसला शुरू कहाँ से होता है, तो जिस तरह अभी ये एक इंटरनेशनल कोई भी एग्जीबिशन है उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया कि अभी फ़िलहाल फैसलाबाद वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राइट फ्रॉम द बॉटम अगर हम लें ना कि यार ख़राबी कहाँ पे है, तो आप ये हैरान होंगे कि बुखारी साहब सबको पता है, ये खाली हमें ही नहीं पता, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, ठीक है। हमारे मुल्क में जिस साल बम्पर क्रॉप हो जाए कॉटन की, वीट की, तो हम लोग खुशहाल हो जाते हैं, जिस साल वो कम हो जाए उस साल हम लोग जो है इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, और हमारा अच्छा खासा ज़र मुबादला जो है उन्हीं चीज़ों के लिए इंपोर्ट पे लग जाता है। तो आपका जो यील्ड है ना जी कॉटन की, रीजन में सबसे कम पाकिस्तान में। अब आप जो टोटल आपका जो कल्टीवेटेड लैंड है, टेक्सटाइल की जो बैकबोन है वो कॉटन से शुरू होती है कहानी। फैसलाबाद एक हब बना पाकिस्तान में, उसकी वजह कॉटन थी। उस ज़माने में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे आई, फैसलाबाद वाज द कॉटन हब, प्रोड्यूसर था उसके बाद अब हमारे पास कल्टीवेटेड लैंड कम होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जो है भी उसकी यील्ड जो है इतनी कम है, 40 मन एवरेज है पाकिस्तान की पर एकड़ पैदावार कॉटन की, जो कि रीजन में सबसे कम है। अब आप ये बताएं कि जब आप हर काम में निकम्मे होंगे और कहेंगे कि ये रिजल्ट जो है एक्सीलेंट आ जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको रिसर्च चाहिए होती है, रिसर्च बेस्ड चीज़ें। उसमें सीड्स का है मसला, लेकिन वो कॉपीराइट का भी है, और यहाँ पे अभी तक वो किसी ना किसी ने तो सीड्स बनाए हैं ना जो ज़्यादा यील्ड दे रहे हैं, वो रिसर्च की होगी उसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे भी रिसर्च की जाए और पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नया सीड इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो इट्स वेल एंड गुड। आप ये देखें सर कि ये यहाँ पे यूब रिसर्च, उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मतलब इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है गुज़िश्ता 25 साल में। हम लोगों ने तो उनके साथ इंटरेक्ट भी किया, जाके उनसे पूछा भी है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा इधर जो है ना बस अपना टाइम पास कर रहा है कि बस मैं अपना टेन्योर अच्छी तरीके से ना गुजार के चला जाऊँ किसी तरीके से, बाकी बाद वाले जाने और वो जाने, कोई सर्विस वाला माइंड ही सेट नहीं है। वो फिर अपनी जो सुनाते हैं, हालांकि ये एक इंटरनेशनल माफिया है, जहाँ पे पाकिस्तान में हर जगह माफिया है ना, वहाँ पे ये कॉटन के सीड के अंदर भी एक माफिया इन्वॉल्व है, जो कि आपको बाहर से इम्पोर्टेड सीड नहीं ला के देने दे रहा है, ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी प्रोडक्शन जो है अगर इसी लैंड पे डबल हो जाए, जो कि 70 से 80 मन एवरेज आ रही है आपके रीजन में, तो पाकिस्तान को कॉटन एक्सपोर्ट कंट्री बन जाएगा विद इन 1 ईयर। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को जो है ना वारा नहीं खा रही होती इंटरनेशनली भी, तो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि वो आपको रोकने वाली फोर्सेस भी बड़ी एक्टिव हैं। और जो कार्टेल का सिस्टम है ना अनफॉर्चुनेटली इतना स्ट्रांग है हर शोबे में हमारी यहाँ पे, कि वो किसी भी चीज़ को आगे जाने ही नहीं देता। मुल्क को तरक्की की तरफ एक कदम आगे जाते हैं, हम 2 कदम पीछे जाते हैं। ये कार्टेल को रोकने वाला कोई ना कोई तो होगा सर। असल में जिन्होंने रोकना है वही उसका हिस्सा है, वही उसको चला रहे हैं सिस्टम को, तो अब रोकना किसने है? अल्लाह ताला ये जी उनको रोक ले तो। बिल्कुल। क्या कहेंगे, एग्री करते हैं बिलाल साहब के?
जी बिल्कुल एग्री करते हैं। आपने जो पहली बात की ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्सपो सेंटर की आपने बात की, फैसलाबाद में चैम्बर ने बहुत कोशिश कर रही जा रही है, बल्कि अभी जो एग्जेक्टिव की हमारी हर महीने मीटिंग होती है उसमें लास्ट 2-3 मीटिंग्स में ये पॉइंट मैं रेज़ कर रहा हूँ कि भाई हमारे लिए एक्सपो सेंटर कितना मस्ट है, क्योंकि अभी जो टेक्सपो अभी हुआ है लास्ट मंथ कराची में, वर्ल्ड इंटरनेशनल एग्जीबिशन था और उसमें मैंने भी एग्जिबिट किया था। फैसलाबाद से बहुत से लोग गए थे कि हमें हर दफ़ा हर साल या लाहौर जाना पड़ता है या कराची जाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा एग्जिबिटर्स जो होते हैं वो भी फैसलाबाद और लाहौर इधर सेक्टर से पंजाब से हो जाते हैं। तो क्यों, कैसी बात है कि जनाब हमें फैसलाबाद को क्यों इससे महरूम किया जा रहा है, और हमें ये एक्सपो सेंटर पर हमारे पास जगह भी है, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने रिकमेंड भी किया, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने दिया, ये फेडमिक के अंदर हमारे अंदर फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे पे उन्होंने जगह भी एलोकेट की है। बस वो रेड टेपिज़म है थोड़ा सा, और बहरहाल हमारे FCCI जो है ना अपनी तरफ से उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम एटलीस्ट इस साल में हम इसको ना इनॉग्रेट करवा दें ताकि चल पाए। से ही देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। बिलाल साहब, टैक्स रेवेन्यू के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि टैक्स नेट में आ ही नहीं रहे, NTN नंबर्स नहीं हैं उनके। अगर स्पेशली बात की जाए घंटाघर की, तो घंटाघर के 8 बाज़ारों के अंदर आपने देखा होगा बेशुमार SME सेक्टर के लोग हैं जो कि टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते, लाना तो दूर की बात, आना ही नहीं चाहते। तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, मुल्क की तरक्की किस तरह से होगी? फिर हम रोने तो बहुत सारे रोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ताजर भी तो जो है वो डंडी मारते हैं। क्या कहेंगे इस सब? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें बुखारी साहब, टैक्स लेना किसने? गवर्नमेंट ने ना। अब आप गवर्नमेंट जो है, जो सैलरीड लोग हैं पाकिस्तान में, सिर्फ वही टैक्स देते हैं ईमानदारी से पूरा, क्योंकि वो उनकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, चाहे वो मतलब फोर्सेस के लोग हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। उसके अलावा एक्सपोर्टर देते हैं जिनकी इनवर्ड पेमेंट आती है और उस पर टैक्स जो है डिडक्ट हो जाता है। उसके अलावा तो हर बंदा इसी चक्कर में होता है कि हाउ टू मैनेज इट, और अनफॉर्चुनेटली आपके जो इदारे होते हैं वो आपको तरीके बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह छुपाना है। आपने जिस तरह मिसाल दी फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में, अब आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे बिला मुबालगा 60-70% लोग टैक्स नेट में नहीं है। अब इसके लिए मोर देन दैट जो मतलब ये मैं बड़ी मोहतात कह रहा हूँ, अगर मैं 90% भी कहूँ तो शायद ठीक होगा, लेकिन अब इसका हल ये नहीं है कि जो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्स पेयर्स हैं वो सारा नया टैक्स भी उन्हीं पे लग रहा होता है, मतलब दे आर टेकिंग द बर्डन ऑफ ऑल पीपल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में बिजली चोरी होती है, बिल पंजाब भर रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोग जब ये बात किसी जगह हाईलाइट करते हैं, कहते हैं जी आप सुबाइयत की बात हो रही है, ना करें, चले नहीं करते। लेकिन यार मतलब टू बी ऑनेस्ट आप देख लें कि वहाँ पे 25-30% रिकवरी होती है। ठीक है, अब बिल तो वो जो अब गवर्नमेंट ने तो हमसे ले लेना ना, उसने वो जो है पर यूनिट कॉस्ट जो प्रीवियस मंथ में डाल के वो जो है हमसे सारे पैसे पूरे कर लेना, तो वो फिर अल्टीमेटली तो जो लोग पे कर रहे हैं उन्हीं का बिल ज़्यादा आ रहा है ना बिजली का। जो पे ही नहीं कर रहा, सीधा कुंडे से AC चला रहा है या वो इंडस्ट्री भी चला रहा है, इवन सब में इस तरह भी हो रहा है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही सिनेरियो है, जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे सारा बर्डन आ रहा है, जो टैक्स नेट में ही नहीं है वो एंजॉय कर रहा है आराम से। तो वो कहता है यार मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं भी जाके NTN बनवाऊँ और टैक्स नेट में आऊँ और फंस जाऊँ। ठीक है, इनकी तरह मैं भी खज्जल हूँ, जिस तरह ये लोग टैक्स देने वाले चीखें मारें मैं भी चीखें मारूँगा, तो बेहतर नहीं है चुप करके लगे रहो, कुछ दे दिला के मैनेज कर लो और काम चलाई दो। तो अब इसमें टैक्स नेट जब तक पाकिस्तान का नहीं बढ़ेगा सर, आपकी 25 करोड़ की आबादी हो गई है और उसमें 25 लाख बंदा टैक्स नहीं दे रहा है, जिसमें से जो दे रहे हैं उनमें से भी 70% जो है वो सैलरीड क्लास के लोग हैं। तो आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं? तो ये टैक्स नेट बढ़ाना गवर्नमेंट का काम है, हम उसको गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं। और बीइंग एक्सपोर्टर हम लोग तो सारे ही चलें टैक्स रजिस्टर्ड हैं, इसलिए भी हम कहेंगे कि यार बाकी लोग भी टैक्स दें, लेकिन ये टैक्स कल्चर जो है ये तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है ना सर। और गवर्नमेंट ने जो है टैक्स को इतना इजी कर देना है और लोगों के अंदर हरासमेंट वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म कर देना है कि लोग खुशी खुशी जाके टैक्स दें।
और खुद ही जाके एनटीएन बनवाएं और टैक्स दें कि यार हम मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, हमारी सड़कें बननी, हमारी हेल्थ, एजुकेशन और ये तमाम मसले उस वक्त हल होंगे जब हम टैक्स देंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर पिछले 75 साल से नहीं डेवलप हो सका है और अब भी नहीं है। तो इसका नतीजा ये है कि जो कहते हैं ना, जिसने याद किया उसी को जो सज़ा मिली, वो वाला हिसाब है कि जो टैक्स नेट में है वही फंसा हुआ है, और इसी तरह जो ईमानदारी से बिल दे रहा है वही मजीद दे रहा है। कहा जाता है कि कैश बड़ा लोगों की तरफ से छुपा के रखा गया है, बिजनेस कम्युनिटी की ऐसे तरफ ही। से भी। तो वो इंडिया में आपने देखा कि नोट चेंज हुआ तो सब कुछ बाहर आ गया। सर यहाँ पे आपकी- नोट बड़ा बनाया जाता है ताकि सेव किया जा सके। एग्जैक्टली यही है। आप ये देखें आपकी इकॉनमी का साइज़ क्या है। आपकी इकॉनमी का सर टोटल साइज़ 300 बिलियन का है। ये कोई छोटी इकॉनमी नहीं है पाकिस्तान की। और आपकी ब्लैक इकॉनमी जो है वो आपकी रजिस्टर्ड इकॉनमी से 1.5 गुना बड़ी है। ठीक है सर। अभी एक रिपोर्ट आई थी, मे बी यू हेard दैट, कि पाकिस्तान में लोगों ने कुछ 400 से 450 अरब की कुर्बानी की है माशाल्लाह। लोगों के पास पैसा तो है ना जी। अब वो ये कि वो टैक्स नेट में नहीं है तो एक अलग बात है। तो अब ये सारा मसला है, और यही असल मसला है पाकिस्तान की, जो है ना, जो माशी हालात है ना, जो इस वक्त करंट सिचुएशन, उसकी वजह भी यही है। आपका मतलब एक्सपोर्ट टू जीडीपी दैट इज 8% हार्डली राइट नाउ। लास्ट ईयर दैट वाज 8.5%। जब आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी 15% हो जाएगा, आपको ना आईएमएफ की ज़रूरत है, ना वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है, आपको किसी इंटरनेशनल एजेंसी से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सस्टेन कंट्री बन जाएंगे। द वे फॉरवर्ड इज़ दैट कि यू शुड डू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर एक्सपोर्टर को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और की जाती रही है, और वही अभी भी चल रहा है। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, मुल्क सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता। इकॉनमी आपकी छोटी नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपकी अब डॉलर के एक्सचेंज रेट चेंज होने के बावजूद भी 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का आपका जीडीपी है, इससे ज़्यादा का। तो इट्स नॉट अ स्मॉल इकॉनमी सर। और लेकिन ये कि अगर इसमें से 70% भी टैक्स रजिस्टर्ड हो, तो आप जो है 12 बिलियन का भी अगर टारगेट हो ना इनको, तो वो FBR अटेन कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो टैक्स लेने वाले हैं वही तरीके लोगों को समझाते हैं, बिजनेसमैन को भी, कि यार टैक्स बचाना कैसे है, इस नेट से निकलना कैसे है। सबसे पहले देखें जी, हमें पाकिस्तान, ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, हमारे दौर तो जैसा तैसा गुजर है, हमारे बच्चों के लिए भी इससे वर्ष दौर आएगा। तो हमें जो है ना, बीइंग अ पैट्रियट कंट्री पाकिस्तानी, हमें जो है टैक्स देना होगा। अदरवाइज हम लोग इसी तरह चू चू का मुरब्बा ही रहेंगे और बस जलते कुड़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। तब सब आप नहीं समझते कि FCCI को इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसमें खासकर घंटा घर के जितने ताजर हैं इनको बुलाया जाए, बारी बारी समझाया जाए, प्यार से हाथ फेरा जाए, जनाब टैक्स नेट में आ जाएं, मेहरबानी है आपकी। 50,000 से ज़ायद दुकान है वहाँ पे। जी ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि FCCI की मेंबरशिप जो होती है ना, इस टाइम माशाल्लाह हमारे 9,000 प्लस मेंबर्स हैं। और FCCI की मेंबरशिप लेने के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना जी, वो मस्ट है। उसके बगैर मेंबरशिप नहीं रिन्यू भी नहीं होती, नई भी नहीं इशू होती। तो छोटे जो ताजर हैं ना जी, वो शायद ये भी चीज़ होती है, जिस आपने घंटा घर का स्पेशली हवाला दिया है ना जी, वहाँ पे ये भी चीज़ होता है। हमारे एक कल्चर है कि हमारे लोग समझते हैं कि यार हम इतना अगर टैक्स पे करते हैं तो हमें इसके अगेंस्ट में मिलेगा क्या। हमारी कोई यूटिलिटी हमारी कोई पूरी नहीं हो रही, हम अपनी खुद से हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका बेनिफिट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा नहीं मिल रहा, हमें कोई सेहत, तो हम सेहत आपको पता ही है, हॉस्पिटल्स में बड़े महंगे हैं, एजुकेशन महंगी है यहाँ पे। लोगों को जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर लोग फील करते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो लोग भी कहते हैं भी हम क्यों इस टैक्स नेट में आए, इस चक्कर में है। हालांकि अच्छा एक और चीज़ है, टैक्स नेट में ना आने की वजह, जिस तरह बिलाल साहब से मैं आई डू एग्री के इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो उनका भी यही होता है कि चलें यार नहीं आते ना तुमसे, हम उसको ना मिल अप के पैच अप करके तो उसको बाहर रहने देते हैं और वो एक सर्कल चला रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि टैक्स नेट में ना आने का।
अभी हाल ही में आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊं कि चैम्बर में एक केस आया जो वीज़ा लेटर गवर्नमेंट रिकमेंड करता है FCCI। तो इटली की एम्बेसी वालों ने लेटर चैम्बर को लिखा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी पिछले महीने की बात है। उनका जनाब ये आपके लोगों ने हमें अप्लाई किया है, तो हम जो है ना इस टाइम कंसीडर सिर्फ करते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो जिसकी जो भी भेजते हैं ना, वो हम उसको कहेंगे कि वाकई वो इज़ अ बिजनेसमैन। वो बंदे ने उसके जो एसेट्स उसने देखे, उसमें जो बैंक स्टेटमेंट्स थी और जो एसेट्स थे वो बिलियंस में थे, और जो रिटर्न के अंदर जो शो हो रहा था टैक्स नेट वो 28,000 था। ओह माय गॉड। और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब कि बड़ी, और वो जो हमारे वो प्रेसिडेंट साहब ने सब उस मीटिंग में बड़ा क्लियर कट बताया, उनका भाई ये देखें, ये जब तक लोग अपनी टैक्स रिटर्न अच्छी नहीं करेंगे, ठीक है आपके पास जो भी जैसा भी मनी है, लेकिन आप इसको इस नेट में लेके आएँ, तो वो नहीं है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब कि कितनी, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बड़ी शर्म वाली बात भी होगी कि हमें बाहर की फॉरेन कंट्री की एम्बेसी जो हमें सबक दर्स दे रही है कि यार जनाब कर क्या रहे हो आप? इस टैक्स नेट अपनी में गवर्नमेंट आप के क्या साथ कर रहे हो भाई, आप अपने मुल्क का कर रहे हो। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली, उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज कन्वे किया कि जो आप उनको रेफ़र करें, उनको रिकमेंड करके उनको लेटर इशू करें जिनकी टैक्स रिटर्न भी अच्छी है, टैक्स सालाना देते हैं। मतलब ये हमें हमारी खुद अपनी कौमी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में टैक्स देंगे, तो ज़ाहिर टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा। लेकिन ऐसा वो मतलब हमें वो बाहर के लोग बता रहे हैं कि जनाब अगर आप नहीं करेंगे तो आइंदा हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप आपको पता है जी कि तकरीबन 100+ एसोसिएशंस हैं जो फैसलाबाद चैम्बर के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो बाकायदा एक बड़ा मैटर जाता है, हर महीने सबकी मीटिंग होती है, पूरा मैसेज कन्वे होता है। सारे बाजार छोड़ दें, चले हम कारखाना बाजार को ही देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है और वहाँ पे 10-10 हाथ मिंटगुमरी बाजार में जी 10-10 हाथ चीज़ें जो हैं वो पर्ची के ऊपर सेल आउट हो जाती हैं। इस पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले छोटे सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू की, इनका हल क्या है? 1 बाय 1 ज़रा बताइए। देखें जी, कोई भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जिसका मसला है ना, सबसे ज़्यादा उसको पता होता है। आपकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी आप डेली उसको ड्राइव करते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता उसको। आप ही मैकेनिक को जाके बताएंगे ना कि यार ये मसला आ रहा है, तो वो मैकेनिक को अकॉर्डिंगली उसको चेक करके ठीक करेगा। एग्जैक्टली यही मुल्क का और इकॉनमी का और डिफरेंट सेक्टर्स का भी यही हिसाब होता है। अब आपका SME सेक्टर है, इसके जो मसाइल है वो मुझसे ज़्यादा SME सेक्टर के मसाइल SME को इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट हमें ऑन बोर्ड ले, और खाली ऑन बोर्ड ना ले, जो पॉलिसीज़ हम दे रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि EFS की स्कीम जो है, इसमें हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बूमा का जो अभी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा भी मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो कि अभी अंडर डिस्कशन है विद गवर्नमेंट। हमने पिछली गवर्नमेंट को फाइल की थी, अभी तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। लेकिन ये कि हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं, हमें ऑन बोर्ड लें और एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। और सारे मतलब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फॉर दैट टाइम। अगर 10 साल की पॉलिसी है तो वो 10 साल में गवर्नमेंट्स आती रहें जाती रहें, व्हाट्सएवर जो भी हुकूमत आ रही है जा रही है, वो इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी नंबर 1। नंबर 2, स्टेक होल्डर से पूछ के बनाई जाए, ऑन बोर्ड लेके बनाई जाए, क्योंकि जिसका मसला है मैंने जैसे कहा कि उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता उसका। और नंबर 3, आप जो है ना ग्राउंड पे जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें, ठीक है ना। अगर हम हर चीज़ महंगी लेके एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अगर 9 सेंट की बिजली इंजॉय कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि जी वो जो है आप हमें कोई 9 सेंट की दे के भी आप हमें कहें जी हमने आपको जो है ना जो रिलीफ दिया हुआ है या हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। भाई किस चीज़ की सब्सिडी? एक रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट है, आपने अगर उस पर हमें ना दिया तो हम महंगी चीज़ बना के कैसे एक्सपोर्ट करेंगे सस्ती? मतलब ये लॉजिकल सी चीज़ है ना।
तो उसमें बुनियादी वजह जो है गवर्नमेंट की अपनी जो है इनकॉम्पिटेंसी है, टू बी ऑनेस्ट। अब अगर डिस्कोज जो है वो लॉस में जा रही हैं तो यार आप उनको मतलब क्यों नहीं फॉर प्रॉफिट बनाते हैं, उनकी मैनेजमेंट चेंज करें, ठीक है, आप उनको जो है प्रॉफिट में लेके आएँ, उनकी रिकवरी बढ़ाएं। फैसलाबाद फेस्को है ना जी, नंबर 1 है पाकिस्तान में, अभी भी मेरा ख्याल नंबर 1 ही है रिकवरी में, तो यार बाकी भी रिकवरी दें। अगर नहीं दे रहे आप उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज करें, बार बार चेंज करें। अल्टीमेटली आप जब उनको शेक करेंगे तो वो लोग देंगे पैसे। तो अगर आपने खुद ही उनको चोरी पे लगाया हुआ है और फिर आंखें बंद कर लें कि नहीं जी पॉलिटिकल इशू है, सूबाइयत का मसला है, ये है वो है, तो ये चीज़ें सर आगे एक्सपोर्ट तो नहीं ना होनी। तो रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट्स वो हमें दिए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मुयस्सर हो। उसके बाद हमें फाइनेंसिंग के अंदर, अब आपके सामने आजकल एक इशू उठा हुआ है कि जी वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई $3 बिलियन, कोई 800 अरब के करीब जो है 620 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और उसकी आजकल हेयरिंग भी चल रही है कौमी असम्बली में। तो यार वो उसमें से कितने एसएमई को मिला? एक को भी नहीं मिला होगा, सारी बिग गन्स ले गई होंगी, ठीक है, कोई 2-2, 3-3 अरब रुपया 10 ईयर्स का उसका टेन्योर था और इंटरेस्ट फ्री था। भाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं, आप एसएमई सेक्टर को दो। आप वो 600-800 अरब में से, हम ये नहीं करें 800 अरब हमें दे दें, कोई यार 100 अरब दे दें, एसएमई सेक्टर को दें, फिर आप देखें रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। रिजल्ट यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करके निकलना है एसएमई में, वहाँ पे आप 1800 अरब भी दे देंगे ना तो उन्होंने वही करना है जो अभी कर रहे हैं। उसका आउटपुट यही होगा कि आपकी एक्सपोर्ट में अब तकरीबन 2 बिलियन का शॉर्टफॉल आ गया है इस साल में, 14% के करीब आपकी जो है ड्रॉप हुई है। और यूरोप अब जिस तरह रिसेशन में जा रहा है, ये आने वाले वक्त में मजीद एक्सपोर्ट जो आपकी ड्रॉप होगी और एसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। तो मतलब इसका हल यही है कि आप एसएमई को जो है ना फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट मैक्सिमम, और पॉलिसी बनाए, और स्टेक होल्डर्स जो है ना वो उसके रिस्पॉन्सिबल हों कि जी ये पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। स्टेक होल्डर्स में जो है ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, खाली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। पॉलिसी को लेके बेसिकली वो लोग चल रहे होते हैं ना, पॉलिटिशियंस ने या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो एक पॉलिसी देनी है, तो उसको लेके आगे चलना वो तो अपना ब्यूरोक्रेसी का काम है या इस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो ये पॉलिसी जो है बने 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और वो उस पर जो है सारों को एग्री करा के, और बस उस पर कोई तब्दीली नहीं है, हुकूमतें आती रहें बदलती रहें, लेकिन वो पॉलिसी चेंज ना हो। इससे जो है ना इंशाल्लाह एक प्रोग्रेस की तरफ हम जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। तब साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आई डू एग्री कि असल में वही बात की, जो जब तक पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी, हमसे पूछ के एसएमई सेक्टर से पूछ के नहीं बनाई जाएगी, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तो ये मसाइल सही नहीं होंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कॉटन की अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, इन्होंने कोई इनिशिएट लिया है कि इन्होंने काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर कॉटन जो है ना क्रॉप जो है ना उसकी कोशिश की है, वो लगाई है। उसका इम्पैक्ट इतना जल्दी आया है कि हमारी जो बढ़ती कीमतें हैं वो स्टेबल हो गई हैं, यार्न की प्राइसेस स्टेबल हो गई हैं। और अगर वो अच्छी फसल क्रॉप आ जाती है, हमें यील्ड अच्छी मिल जाती है और वो मार्केट में आ जाती है, तो अंडरस्टूड है कि हमारी प्राइसेस नीचे चली जाएंगी। तो जैसे ही कॉटन बेस्ड ग्रोइंग कंट्री है हमारा, कॉटन पे हम बेस कर रहे होते हैं, जब ये नीचे जाएंगी तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी। अब हम एक टॉवल बनाते हैं, टॉवल में 60% जो होती है ना रॉ मटेरियल कॉटन होता है। अब 60% जो कॉस्ट का है हमारा फैक्टर है, अगर वो हमारी प्राइस को 10-15% भी कम आ गई, तो आप देखिए हम अच्छे खासे अपने रीजन में कंपेटिटिव हो जाएंगे और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह हमने गैस के साथ किया है कि हमने उसको बाई फ्यूल करके हमने एनर्जी टू एनर्जी बनाने के लिए गैस पूरी अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान ने सारे ख़त्म कर दिए, और अब हम अपने घरों में हम बेर कर रहे हैं जनाब, हमारे पास सुबह दोपहर शाम जो है ना जी वो एक स्केड्यूल बना हुआ है और हम उसके सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मामला तो ऐसे हैं कि इनको जितनी जल्द हल किया जाए उतना ही बेहतर है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक तो तब लेंगे जब हम आगे शो को बढ़ाना होगा, लेकिन वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। माज़रत चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।